पिछला टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो रेडियो एक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, है ना, इस बारे में बातचीत की थी। तो अभी आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि कैसे पता चला कि अल्फ़ा बीटा गामा रेज निकल रही हैं 3 प्रकार की उस सब्सटेंस में से। पिछले क्लास में हमने सारी प्रॉपर्टीज़ तो कंपेयर कर ही ली थी। आज हमको बस इतना पढ़ना है कि उन्हें कैसे पता चला कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से 3 प्रकार की रेज निकलती हैं और उन रेज का नाम है अल्फ़ा बीटा गामा। बट उसको पढ़ने से पहले हम लोग एक बार रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के सारे यूजेस पढ़ लेते हैं। तो आ जाओ भाई, पेज नंबर 156 में आऊँ। 156 में एक बहुत ही प्यारी लाइन लिखी हुई है कि एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन का मतलब गलतफहमी है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का यूज़ सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक बॉम्ब बनाकर तबाही करने के काम आता है, कि उससे तबाही हो जाएगी, एक देश दूसरे देश पर अटैक करेगा। नो डाउट उससे बॉम्ब तो बनाए जा सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन मैनकाइंड के लिए कई यूज़फुल चीज़ें करने के भी काम में आता है कौन? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। आप उसे हेल्थ इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हो, कई डिसीज़ को ट्रीट करने में। आप उसे मेडिसिन इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हो, आप उसको एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हो, आप उसको कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी काफ़ी हद तक यूज़ कर सकते हो। अब कुछ यूजेस तुम्हारी बुक में रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के बारे में दिए हुए हैं, है ना। तो पहले तो आ जाते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को आप यूज़ कैसे कर सकते हो। तो देखो, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को यूज़ करने के 2 तरीके हैं। अंडरलाइन करो उसको, उसी यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की आखिरी लाइन, मेडिसिन के बाद में जो ETC एक्सेट्रा लिखा हुआ है, उस एक्सेट्रा के बाद क्या लिखा हुआ है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर यूज्ड इन 2 वेज। आप इसको 2 तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हो। पहला तरीका क्या बोल रहा है कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से रेडिएशंस निकलते हैं, आप उन रेडिएशंस को यूज़ करो। ठीक है, मतलब जो ऐसे इनविजिबल रेडिएशंस निकल रहे हैं, आप उन रेडिएशंस को यूज़ करो, उसकी रेज को यूज़ करो। जैसे भी अभी जो सन है, हम लोग सन को यूज़ करते हैं कि सन से आने वाली रेज को यूज़ करते हैं? सन से आने वाली रेज को यूज़ करते हैं, सन का तक पहुंच ही नहीं पाते। अब उसने दूसरा तरीका देखो क्या बोला है कि आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इस्तेमाल कर लो। ठीक है, पूरा का पूरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही यूज़ कर लो। तो 2 तरीक़ों से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को यूज़ किया जा सकता है। पहला तरीका बोलो क्या है? रेडिएशंस को यूज़ करो, और दूसरा तरीका क्या है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को यूज़ करो। अब पेज नंबर 157 में उसके कुछ यूजेस दिए हैं। जैसे कि पहला यूज़ दिया है, इंडस्ट्रीज़ किस तरीके से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को यूज़ करती है। पहले तो रेडियोग्राफी। अब भाई ये रेडियोग्राफी क्या है? जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ की बॉडी में एक बहुत ही फेमस टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, सोनोग्राफी। चलो अगर कोई प्रेग्नेंट नहीं भी है, तो अगर तुम शिकायत करोगे मेरा पेट दुख रहा, मेरे को ये हो रहा, मेरे को वो हो रहा, तो डॉक्टर सोनोग्राफी करते हैं ये देखने के लिए कि पेट के अंदर या फिर जो तुम्हारा यूट्रस है वहाँ पे क्या तकलीफ़ हो रही है। तो सिमिलरली रेडियोग्राफी, ग्राफी वर्ड अगर आ गया है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी सोनोग्राफी जैसा ही कुछ होने वाला है। इस टेक्निक को इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जरा ध्यान से देखो। बहुत बड़े बड़े आपके पास लोहे के ब्लॉक्स हैं, जैसे ईंटें होते हैं, ईंटों से भी मोटे मोटे लोहे की ईंटें हैं, इमेजिन करो। अब मुझे ये पता करना है कि कहीं इस लोहे की ईंट में अंदर से इंटरनली कहीं कोई क्रैक तो नहीं है, इंटरनली। ठीक है, बाहर से नहीं, बाहर से तो मेरे को सब कुछ एकदम परफेक्ट दिख रहा है, अंदर अंदर जो उसका लोहा है कहीं कोई क्रैक तो नहीं है। क्यों देखने की नीड है? क्योंकि इन पर्टिकुलर लोहों को ऐसी जगहों पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे हम थोड़ा सा भी क्रैक अफोर्ड नहीं कर सकते। रीज़न, वहाँ से तुरंत करोजन पकड़ लेता है, जंग शुरू हो जाती है, और अगर जंग शुरू हो जाएगी तो वो हमारे लिए, जंग मतलब करोजन वाला जंग अगर लगना शुरू हो जाएगा तो वो हमारे लिए बहुत ही क्या है, हार्मफुल। तो हम लोग क्या करते हैं, गामा रेज का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे अंडरलाइन कर लो, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गामा रेज का इस्तेमाल करते हो। और ये गामा रेज कहाँ से निकाल के लाते हैं हम लोग? कोबाल्ट नामक एक एलिमेंट के अंदर से, इरिडियम नामक एक एलिमेंट के अंदर से,
और इसको हम लोग क्या करते हैं, मेटल के ऊपर डालते हैं, भाई जाओ गामा रेस उस मेटल से टकराओ, और अगर उस पर्टिकुलर मेटल में किसी भी प्रकार का कोई क्रैक होगा, डेंट होगा, तो वो हमको पता चल जाएगा, ख़त्म। ये इंडस्ट्रीज इस्तेमाल करती हैं। अगर आपको ये पता लगाना है कि आपने जो मटेरियल बनाया है, इस मटेरियल की थिकनेस कितनी है, भाई आप मैडम स्केल लेके नाप लो, थिकनेस कितनी है। उन्होंने बोला नहीं, मुझे थिकनेस स्केल से नहीं नापनी, थिकनेस, डेंसिटी, ये सारी चीज़ें मैं क्या करूँगा, प्रॉपर तरीके से हमको एकदम एक्यूरेटली मेजर करनी है। तो उन्होंने क्या बोला है कि आप रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज़ कर सकते हो। रेडिएशंस निकलती हैं और रेडिएशन से बता देती हैं कि वहाँ पे थिकनेस आपकी कितनी है। और कहाँ इसका यूज़ किया जाता है, लुमिसेंट पेंट्स। लुमिसेंट पेंट का मतलब जो पेंट रात को चमकेंगे, जैसे अगर इस कमरे में अब हम पूरा अंधेरा कर दें तो ये पेंट चमकने नहीं वाला है, ये भी अंधेरे में अंधेरा हो जाएगा। लेकिन जैसे कभी देखना रात को हम अगर हाईवे वगैरह से जाते हैं तो रेडियम लगे होते हैं जो लाल 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 चमकते हैं, बस उसी टाइप की चीज़ों के बारे में ये बात कर रहा है कि ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जैसे एग्जाम्पल में उसने दिया है रेडियम, प्रोमीथियम, ट्रीटियम, इनमें हम थोड़ा सा फॉस्फर मिला देंगे तो इनसे हम लोग वही रास्ते में लगने वाले चमचम 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 टाइप के वो लोग क्या बना सकते हैं, मटेरियल बना सकते हैं। साइकिल के पीछे भी देखना वो लाल कलर का लगा हुआ रहता है। मेरे पास एक गणपति जी की मूर्ति है। नॉर्मल अगर आप अभी देखोगे डे लाइट में, ट्यूबलाइट में, आपको वाइट कलर के सिरामिक की जैसी दिखेगी। रात को अगर उसको लाइट पूरा अंधेरा हो जाए तो उनकी मूर्ति हल्की हल्की सी ग्रीन ग्रीन चमकती है। तो इस टाइप की चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक घड़ी होती है, अगर अभी कमरे में अंधेरा हो जाए तो आप घड़ी भी नहीं देख पाओगे। कई ऐसी अलार्म क्लॉक होती हैं जो छोटी छोटी सी, अमेज़न पे है, उसमें आपको आपकी घड़ी तो नहीं दिखेगी पर घड़ी में लगे हुए कांटे या फिर नंबर्स ये आपको दिखेंगे। तो जब भी आप कोई चमकने वाली चीज़ बनाना चाहते हो कि वही वो चमके, तो चमकने वाली चीज़ बनाने के लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का। बट उनके साथ क्या मिलाना पड़ता है, फॉस्फोरस नहीं, फॉस्फर। अब देखो आगे क्या लिखा है, क्रिप्टन नामक एक एलिमेंट है और उसके बाजू में जो 85 लिखा है, ठीक है, वो उस महान का एटॉमिक नंबर है। क्रिप्टन 85 को हम यूज़ कर रहे हैं HID करने के लिए। अब ये क्या है, एक प्रकार के लैम्प्स हैं। और प्रोमीथियम 147 को हम यूज़ करते हैं पोर्टेबल एक्सरे यूनिट बनाने के लिए, ताकि उनके अंदर से कौन सी रेज निकल कर आए, बीटा रेज। पोर्टेबल एक्सरे यूनिट का मतलब जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। अदरवाइज हॉस्पिटल्स में एक प्रॉपर एक्सरे का रूम होता है जहाँ पे एक्सरे की बहुत बड़ी सी मशीन लगी हुई रहती है। वो बहुत बड़ी सी मशीन से आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो आपकी बॉडी की कौन सी हड्डी टूटी, क्या हुआ, ये वो। तो बोल रहे हैं वो इतनी बड़ी मशीन है कि उसको हिलाना डुलाना संभव नहीं है। तो अगर आपको एक पोर्टेबल एक्सरे मशीन बनानी है तो आप कौन सी वाली चीज़ का इस्तेमाल करते हो, प्रोमीथियम 147 का। सिरेमिक्स में यूज़ करते हैं, हमने पहले ही पढ़ लिया था कि सिरेमिक्स को कलर प्रोवाइड करने के काम आता है। तो ये इंडस्ट्रीज में आप उसे कैसे यूज़ कर रहे हो उस बारे में। अब हमें ये पढ़ना है कि एग्रीकल्चरल फील्ड में इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। एग्रीकल्चरल फील्ड में जो बीजा होता है, ठीक है, बीजे को हम रेडिएशंस देते हैं। रेडिएशंस देने से बीजे के अंदर का जो DNA है, उसके जो जीन्स हैं, उसके जो क्रोमोसोम्स है वो चेंज हो जाते हैं। और अगर उस बीजे के अंदर का उसका DNA चेंज हो जाएगा, बीजे के अंदर का उसका क्रोमोसोम चेंज हो जाएगा, तो बीजे की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ है कि मेरे पौधे की हाइट इतनी होनी चाहिए, मैंने इतना फल देना चाहिए, इतनी बार साल में देना चाहिए, फल इतना बड़ा होगा, इतना छोटा होगा, मोटा होगा, ये सारी प्रॉपर्टीज़ उसकी क्या हो जाएगी, चेंज। अगर आपको कोई फूड को लंबे समय तक प्रिजर्व रखना है, स्पेशली आलू और प्याज, तो उसके अंदर से पॉइंट नंबर 2 को अंडरलाइन करो, कोबाल्ट 60 के रेडिएशंस पास किए जाते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए। हम लोग जब MSc में थे, हमारी एक मैम थी लांजेवार मैम, वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ही उन्होंने पूरी पढ़ाई आगे की थी। वो बताती हैं नागपुर में आपका जो बिग बाज़ार है
बिग बाज़ार के आगे जब उनका पुल ख़त्म हो जाता है, उड़ान पुल जब ख़त्म हो जाता है, तो सीधा सीधा चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, एक नीरी नामक एक एनवायरमेंटल एसोसिएशन है भाई, नेशनल लेवल की एनवायरमेंट से जुड़ी हुई रिसर्च सेंटर है वो एक। वहाँ पे बोलते हैं कि बहुत सारे ट्रक भर भर के आलू और प्याज आते हैं, उन्हें एक बड़े से कंटेनर के अंदर डाला जाता है और उस कंटेनर के अंदर से कोबाल्ट 60 के रेडिएशंस को पास करवाया जाता है। क्यों? फार्मर सिर्फ आलू उगा सकता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की रेडिएशंस तो नहीं लगा सकता अपने खेत में, तो वो अपने ट्रकों में भर भर के वो लोग इन आलू और इन प्याजों को लेकर आते हैं, उनके अंदर से कोबाल्ट 60 की रेडिएशंस को पास करते हैं, जिससे वो आलू और प्याज लंबे समय तक ज़िंदा रह सके। ज़िंदा इन द सेंस स्प्राउट्स नहीं निकलने चाहिए। तुम देखना ना, प्याज के ऊपर से हरा हरा निकलने आ गया, आलू के ऊपर से छोटे छोटे बर्ड्स निकलने आ गए, वो नहीं होना चाहिए। लंबे समय तक कि आलू प्याज चल सके, इसीलिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? कोबाल्ट 60। देखो नीचे लिखा भी है कि अनियंस एंड पोटैटोज आर इरेडिएटेड विद गामा रेज, उन्हें गामा रेज दी जाती हैं, और वो गामा रेज कहाँ से निकल के आती हैं? कोबाल्ट 60 से, ताकि उनकी स्प्राउटिंग ना हो। स्प्राउटिंग समझना है ना, प्याज रखा हुआ है उसके ऊपर से हरा हरा निकल के आ गया, या आलू रखा है ऊपर से उसके से छोटे छोटे हरे हरे निकल के आ गए, ताकि वो नहीं हो, इसीलिए हम लोग उसको क्या देते हैं? बोलो कि गामा रेडिएशंस। भाई कोबाल्ट 60 के अंदर से तो अल्फा रेडिएशंस भी आ सकते हैं, बीटा भी आ सकते हैं और गामा भी आ सकते हैं, बट हमें कौन सा चाहिए उनमें से? गामा। फिर बोल रहा है स्ट्रॉन्शियम 90 को हम यूज़ करते हैं बहुत सारे अलग अलग क्रॉप्स में, तो वो एक चलो ठीक है, लेकिन उस एग्रीकल्चरल फील्ड में से ये बस थर्ड पॉइंट ऐसा था जो आपके बहुत काम का है। मेडिकल फील्ड वाले इस मतलब कई बीमारियों को रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की मदद से ठीक करते हैं। कैसे? पॉलीस्थीमिया ये एक बीमारी है जिसकी वजह से बॉडी में आरबीसी के जो हमारे सेल्स होते हैं ना, उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। अगर तुम्हारी बॉडी में आरबीसी कम हो तो मुसीबत, तुम्हारी बॉडी में रेंज से आरबीसी ज़्यादा हो तो ये बीमारी हो जाती है। तो इस बीमारी से बचने के लिए क्या किया जाता है? फॉस्फोरस 32 के रेडिएशंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो पॉलीस्थीमिया को अंडरलाइन कर लो अच्छे से कि पॉलीस्थीमिया किस बीमारी का नाम है? एक ऐसी बीमारी जिसमें रेड ब्लड सेल हमारी बॉडी में क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। और इससे बचने का क्या तरीका है? फॉस्फोरस 32 को यूज़ किया जाता है। किस पर्पज़ के लिए? ट्रीटमेंट के लिए। बोन कैंसर, हड्डियों में अगर कैंसर हो जाए तब कौन से चीज़ों को यूज़ करते हैं? तो लिस्ट है, उस लिस्ट को अगेन अंडरलाइन कर लो। स्ट्रॉन्शियम 89 को इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रॉन्शियम 90 को इस्तेमाल कर सकते हैं, समेरियम 153 को इस्तेमाल कर सकते हैं और रेडियम 223 को। फिर तीसरी बीमारी क्या है? हाइपर थायरॉयडिज्म। तुमने सुना होगा कई लोगों को थायराइड की बीमारी हो जाती है। हाइपर थायरॉयडिज्म का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा थायराइड हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ऐसे केस में एक इंसान को भूख नहीं लगती, ठीक है, उसका वजन धीरे धीरे क्या होने लगता है? कम होने लगता है, नींद नहीं आ रही है। ये सब हाइपर थायरॉयडिज्म के सिम्टम्स हैं। उसे अंडरलाइन करो कि थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर बड़ा हो जाता है, वेट लॉस होने लगता है अचानक से, मतलब हम खाना खा रहे हैं फिर भी हमारा वेट लॉस हो रहा है, इनसोम्निया, ये सारे सिम्टम्स होते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म के। अब हाइपर थायरॉयडिज्म का मतलब हमारी बॉडी ज़रूरत से ज़्यादा थायराइड हार्मोन बना रही है, थायरोक्सिन हार्मोन बना रही है। थायराइड बीमारी कब होती है? जब हार्मोन सही मात्रा में नहीं बनता। अब जैसे मेरी दादी को भी थायराइड है, क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, वो थायरोक्सिन हार्मोन को सही क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर नहीं पा रहा है, कम प्रोड्यूस कर रहा है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है? जब यही ग्लैंड हमारी बॉडी में क्या करने लगते हैं? एक्सेस, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा क्वांटिटी में क्या करने लग रहे हैं? हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसको भी अंडरलाइन कर लो कि हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है? इट अकर्स ड्यू टू दी ओवर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। अब इसको ठीक कैसे किया जाएगा? तो आयोडीन 123 के हम इस्तेमाल करेंगे रेडियो एक्टिव आइसोटोप का, इस बीमारी को क्या करने के लिए? ठीक करने के लिए।
बॉडी में एक व्यक्ति को कैंसर हो गया है, कैसे पता चलेगा कि कैंसर बॉडी में कहाँ हुआ है, ट्यूमर कैंसर कहाँ हुआ है, कहाँ वो गठरी बन गई है। तो ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए, इस प्रकार के ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए किन किन का इस्तेमाल किया जाता है, बोरॉन 10, आयोडीन 131 और कोबाल्ट 60। ठीक है, इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, ब्रेन के ट्यूमर का पता लगाने के लिए, ब्रेन में अगर जो कैंसर हो गया है तो। और अगर आर्सेनिक 74 का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल किस काम के लिए कर रहे हैं, बॉडी में जो छोटे मोटे अदर ट्यूमर्स होते हैं उनके लिए। तो इंडस्ट्री वाला खैर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। एग्रीकल्चर में से कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो अनियन पोटैटो वाला कोबाल्ट 60 का गामा रेडिएशंस। और मेडिकल साइंस तो पूरा इम्पॉर्टेंट है कि पॉलीथेमिया में क्या होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, बोन कैंसर को कैसे पता लगाना है, ब्रेन कैंसर को कैसे पता लगाना है, बॉडी में किसी दूसरे ट्यूमर को कैसे पता लगाना है। तो ये मेडिकल साइंस वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गए उसके कुछ गुड पॉइंट्स कि आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको अच्छे अच्छे कामों के लिए। क्या किसी भी प्रकार का कोई भी डेंजर पॉइंट है क्या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से हमें? बिल्कुल है। अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लोगे और जैसे अभी तुम नॉर्मल घूम रहे हो, नॉर्मल कपड़े वपड़े पहनकर, ऐसे ही अगर किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के संपर्क में अगर आ जाओगे तो ये तुम्हारी बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम खराब कर देगा, यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तुम्हारी बॉडी का दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड का जो कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन है वो क्या कर देगा, खराब कर देगा। तो अगर कोई व्यक्ति जो इन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, उस इंसान को क्या करना पड़ता है, प्रॉपर सूट पहनने पड़ते हैं। ठीक है, उन प्रॉपर सूट्स को पहनकर ही वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के संपर्क में जाता है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल हमने जो कपड़े पहने ये कपड़े पहन के चले गए, नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे इन कपड़ों में छेद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बट रेडिएशंस इन कपड़ों के वाया हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे। लेकिन अगर तुम वो स्पेशल सूट पहनोगे तो रेडिएशंस बॉडी के अंदर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, और हमारी अकेन जो मैम थी वही बताती थी, क्योंकि वो न्यूक्लियर लैब में एक्चुअल में वो काम कर चुकी हैं, कि उन लोगों को यहाँ हाथों पर या उनके सूट पर एक समथिंग बेल्ट जैसा कुछ होता है जो ये डिटेक्ट करता है कि उस व्यक्ति की बॉडी में जब से उन्होंने काम करना शुरू किया है कितने रेडिएशंस उनकी बॉडी के अंदर गए इन द सेंस कितने रेडिएशंस के कांटेक्ट में वो आ गया। वैसे तो सूट उनको प्रोटेक्ट करता है, बट फिर भी 100% प्रोटेक्शन तो नहीं हो पाती। वहाँ पे एक लिमिट होती है, वो बताती हैं लड़के, एक्स लिमिट। अगर उस बेल्ट में दिखना शुरू हो गया कि अच्छा ये व्यक्ति ने एक्स लिमिट तक के रेडिएशंस इसकी बॉडी के कांटेक्ट में आ चुके हैं, तो उस व्यक्ति का फर्दर कई दिनों तक न्यूक्लियर लैब्स में जाना बंद हो जाता है, ताकि बॉडी को वापस से नॉर्मल होने के लिए क्या किया जाए, वक्त दिया जाए। और जब इंसान की बॉडी उन लोगों के अकॉर्डिंग इतने समय में नॉर्मल हो जाती होगी तो वापस से वो इंसान काम कर सकता है। तो सोचो न्यूक्लियर रेडिएशंस कितने हार्मफुल होते हैं। आगे बोला है, अगर ये हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आ गए तो हमारी बॉडी का डीएनए चेंज कर सकते हैं। अभी जैसे हमारे अंदर नॉर्मल इंसानों वाले कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, जैसे कई मूवीज़ बनती हैं कि कई साइंटिस्ट लोगों ने कुछ रिसर्च कर रहे थे, रिसर्च से ह्यूमन बॉडीज़ के डीएनए बदल गए, फिर वही ह्यूमन बॉडीज मॉन्स्टर बन के घूम रही हैं इधर उधर। उस टाइप से भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं अगर हमारे डीएनए में कुछ चेंजेस आ गए तो। कुछ हेरिडिटरी बीमारियां हमको पकड़ सकती हैं डीएनए के चेंजेस आने से। हमें स्किन कैंसर हो सकता है, हमारी बॉडी के अंदर में हमारे जो आरबीसी सेल्स हैं वो मर सकते हैं, हमारे डब्ल्यूबीसी सेल्स मर सकते हैं। मतलब हमारी बॉडी को ये अच्छे तरीके से क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। अगर इनको पानी में ये मिक्स हो गए तो पानी में मिक्स हो जाएंगे तो बेसिकली ये क्या करेंगे, जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है, मछली हो गई, कुछ और हो गया, उन सब की बॉडी के अंदर घुस जाएंगे। और जब उसी मछली को हम खाएंगे तो ये हमारे इसमें क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर घुस जाएंगे, है ना। हमारी देखना कई घड़ियाँ होती हैं जो रात में चमकती हैं, होगी तुम्हारे पास घड़ी वड़ी जो रात में शायद चमकती होंगी, आजू बाजू डायल होगा उनका चमकता होगा। ऐसी घड़ियों को अगर हम अपने स्किन के कांटेक्ट में लाते हैं तो हमारी स्किन में कैंसर होने के चांसेस होते हैं। रोड पे वो पर्टिकुलर रेडियम लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। साइकिल के पीछे लाल लाल लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है।
बट ऐसी घड़ियों को अगर हम अपने स्किन के कांटेक्ट में लाते हैं जो चमकती हैं रात को, तो ये हमारे कैंसर कॉजिंग चीज़ है, तो ऐसी घड़ियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए है। फिर आगे उसने बताया है कि अगर कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जैसे कि स्ट्रॉन्शियम 90, ये प्लांट्स के वाया, फ्रूट्स के वाया, दूध के वाया, गेहूं चावल के वाया हमारी बॉडी के अंदर घुस जाता है और हमारी बॉडी के अंदर क्या क्रिएट करने लगता है, कैंसर क्रिएट करने लगता है, बोन कैंसर। तो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जितना हम लोगों के लिए यूज़फुल है उतना ही हम लोगों के लिए क्या है, हार्मफुल भी है। लोगों को बड़ा मज़ा आता है वो देखना, एक लाल लाल कलर की होती है लेज़र लाइट, उससे खेलने में। तुम्हें पता है जब हम लोग ग्रेजुएशन में थे, आई थिंक सेकेंड ईयर में थे, हम लोगों का डार्क रूम में प्रैक्टिकल्स होते थे, उसमें भी यही सेम लेज़र लाइट का ही उपयोग करवाते थे हमारे टीचर्स। लेकिन स्ट्रिक्ट वार्निंग थी कि कोई भी इंसान लेज़र लाइट के एकदम सामने आके नहीं बैठ जाएगा। मतलब ऐसे मान लो ये लेज़र लाइट की ऐसी बीम निकल रही है तो कोई भी अपनी बॉडी को लेज़र लाइट के बीच में नहीं लेकर आएगा, आँखों को तो स्पेशली नहीं, क्योंकि ये लेज़र लाइट स्किन को डैमेज कर सकती है, आँखों को अंधा भी कर सकती है। और वही देखो छोटा छोटा खेलने वाला लेज़र लाइट आता है और लोग एक दूसरे की बॉडी के ऊपर बड़े मज़े से मारते रहते हैं ऐसे ऐसे। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में है ज़रूर, लेकिन ये बहुत ही डेंजरस है। अब उन्होंने नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में बोला है, नेक्स्ट वाले पेज में बोला है, अ पीप इनटू द पास्ट, थोड़ा सा भूतकाल में चल के देखते हैं। 1986 के 26 अप्रैल में एक बहुत खतरनाक शर्नोबिल डिज़ास्टर हुआ था। शर्नोबिल बेसिकली जैसे हमारे महाराष्ट्र में तारापुर में न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है आंध्र प्रदेश के कल्पक्कम में है, और राजस्थान का एग्जैक्ट लोकेशन तो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट राजस्थान में भी एक है। तो चलो महाराष्ट्र की बात करते हैं। तो महाराष्ट्र के न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम है तारापुर, जगह का नाम तारापुर है, तो ऑब्वियसली तारापुर पावर प्लांट है। जैसे नागपुर में थर्मल पावर प्लांट है, कोराडी थर्मल पावर प्लांट, और फिर आगे भी है खापरखेड़ा थर्मल पावर प्लांट। तो वैसे ही शर्नोबिल एक जगह का नाम था और वहाँ पे एक एटॉमिक पावर प्लांट था। होता क्या है कि एटॉमिक पावर प्लांट्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के अलावा मॉडरेटर होते हैं, कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो बताते हैं कि 26 अप्रैल 1986 को जो कि शर्नोबिल एटॉमिक पावर प्लांट में जो ग्रेफाइट के रिएक्टर्स थे वो अचानक से बोलो क्या हो गए, फट गए। उनके फटने की वजह से उनके अंदर जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और रेडिएशन से वो आजू बाजू के पूरे सराउंडिंग में बोलो क्या हो गए, फैल गए। पानी में समुद्र से आके मिल गए, नदी से आके मिल गए, तो इस तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर घुस गए। ज़मीन से मिल गए तो जाके सॉइल पोल्यूशन करा लिया, और उस सॉइल में जो खेती हो रही है, जो प्लांट उग रहा है, उनके अंदर घुस गए। उस घास को कोई बकरी खा रही है तो बकरी के बॉडी के अंदर घुस गए, और बकरी के थ्रू फिर ह्यूमन बॉडी के अंदर घुस गए। और जब ये सारे रेडिएशंस ह्यूमन बॉडी के अंदर घुस गए तो इन्होंने वहाँ के लोगों के आने वाले कई सालों तक की जनरेशन तक वो डिसऑर्डर कंटिन्यू किया। किसी के बच्चे बिना आँखों के पैदा हो रहे हैं, किसी को सुनाई नहीं आ रहा, किसी का पाँव टेढ़ा, किसी का पाँव इतना सा, मतलब बेसिकली उनके डीएनए क्या हो गए थे, डैमेज हो गए थे। थायराइड की बीमारी सब बच्चों में हो गई थी, सब बच्चों में बूढ़ों में, सब में। और इसी की वजह से पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा थायराइड के केसेस कहाँ पाए जाते हैं, शर्नोबिल। हमारे इंडिया में टिल डेट ऐसा कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट नहीं हुआ, लेकिन एक इसी एरा के आसपास 1980s के या 1970s के ही टाइम पर भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी। सुना होगा तुम लोगों ने बुक्स में इस बारे में। वो कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं था, वो एक जहरीली गैस थी। तो हमारी मम्मी बताती हैं, हम लोग बेसिकली भोपाल के ही हैं, वो ये बताती हैं कि लगभग 15 किलोमीटर का रेडियस मिनिमम उनके अकॉर्डिंग 15 to 20 किलोमीटर्स के रेडियस तक, जैसे यहाँ से लेट से अगर मान लो अपने नागपुर के बर्डी में ब्लास्ट हुआ, तो बर्डी से लेकर पूरा रेडिएशन फैला था 8वां मील तक, इतने। और सिर्फ 8वां मील नहीं, पूरा ऐसा 15, पूरा ऐसा सर्कुलर तरीके से, मतलब 15 किलोमीटर उधर, 15 के जितने एरियाज। और जो सबसे नियर बाय लोग वहाँ रहते थे, उन नियर बाय लोगों के साथ ऐसा हुआ
किसी का मुंह टेढ़ा हो गया है, किसी के बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो विकलांग पैदा हो रहे हैं, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पाँव नहीं है, मतलब वो जहरीली गैस जब कई लोगों ने इनहेल की तो एक तो वो रातों रात ही मर गए, सोते सोते ही मर गए। जो थोड़े बहुत दूर रह रहे थे, जैसे लेट्स से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर, तो रेडिएशन धीरे धीरे क्या होने लगे, कम होने लगे, तो मरे तो नहीं, बीमार हुए, लेकिन बीमार होने के बजाय वो ठीक हुए। तो कई सालों तक जो प्रेग्नेंट लेडीज थी उस वक्त, या जो बाद में भी प्रेग्नेंट हुई, उनके जो बच्चे हुए वो अपाहिज विकलांग पैदा हुए, बहुत बॉडी में उनके डिफेक्ट्स थे। तो इस टाइप के जो रेडिएशंस होते हैं, जो गैसेस होती हैं, ये अगर हम किसी अच्छे पर्पस के लिए यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली एट द सेम टाइम इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इंडिया में टिल डेट तो एक ही हुआ है, भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी, और ये एक बताया है शर्नोबिल। एक और हुआ था, मैं एकदम ईयर याद नहीं कर पा रही हूँ, जहाँ तक मुझे याद है 2000 में हुआ है, 2010 के पहले पहले हुआ है, 2000 से 2010 के बीच की बात है, शायद जापान में हुआ है। वहाँ का भी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट समुद्र के किनारे बसा हुआ था, फट गया था, और कई सारे लोग उस सिटी के मर गए थे। बहुत सारे रेडिएशंस डायरेक्टली समुद्र में आ गए थे, समुद्र की वजह से मछलियों में, और फिर अगले दिन न्यूज़पेपर में फ़ोटो आई थी कि पूरी समुद्र तट पे मछलियाँ मरी पाई गई। तो ये जो न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं, ये जितने ह्यूमन काइंड के लिए हेल्पफुल हैं उतने ही ज़्यादा ये डिज़ास्टर्स भी है। तो ये तो हो गया चलो हमारा यूजेस वाला पार्ट। अब आ जाओ, बैक ट्रेस करो, पेज नंबर 155 में आ जाओ। भाई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं 3 प्रकार के, अल्फा, बीटा और गामा। जिस इंसान ने पहली बार ये रिसर्च की उसको कैसे पता कि 3 ही है, चौथा नहीं है, 5वां नहीं है, 6वां नहीं है, 2 ही क्यों नहीं है या 1 ही क्यों नहीं है, उसको कैसे पता? तो भाई ये तो हम लोग पहले ही मार्क कर चुके हैं कि 1889 में रुदरफोर्ड ने अल्फा और बीटा को ढूंढ निकाला, लेकिन ऑब्वियस है वो गामा को नहीं ढूंढ पाए। फिर गामा को किसने ढूंढ के निकाला था? विलियर्ड ने। अब इन्होंने आखिर ढूंढना कैसे था? देखो इसका डायग्राम नीचे आ जाओ, पहले नीचे डायग्राम में देखो। नीचे डायग्राम में क्या बताया है, एक बक्सा है, लेड का एक ब्लॉक है, ठीक है, उस ब्लॉक के अंदर एक पर्पल कलर की बॉल रखी हुई दिख रही है बीच में, वो कौन है बोलो? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। कौन सा है? यूरेनियम है, प्रोटियम है कि थोरियम है, वो जाने दो, होगा भाई कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को हमने एक स्लिट से पास किया। मैडम स्लिट क्या होता है? स्लिट का मतलब, इमेजिन करो तुम्हारे पास एक खड्डा है, खड्डे के बीच में अगर तुम एक छोटा सा होल कर दो, ठीक है, और उस होल से फिर टॉर्च मारो, तो दूसरी तरफ से जब लाइट निकलेगी तो ऐसे ढेर सारी निकलेगी ना, पतली सी निकलेगी, पतली सी निकलेगी। या फिर चलो और बेटर एग्जांपल लेते हैं, इंडिया में घरों में पापड़ बनाए जाते हैं, आई थिंक इसी सीज़न में बनता होगा शायद। पापड़ की एक मशीन आती, देखा है? ऐसे 2 दबाते हैं या तो ऐसे गोल 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 घुमाते हैं, फिर अलग अलग डिज़ाइन के पापड़ निकलते हैं, देखा है कि नहीं देखा है? अच्छा देख लेना भाई, नीचे ऐसी गोल गोल पापड़ की मशीनों में जालियाँ होती हैं, स्टार बना हुआ रहता है किसी जाली में छोटे छोटे सर्कल्स बने हुए होते हैं, हाँ, दैट इज स्लिट। स्लिट का मतलब किसी भी चीज़ को एक बार में पूरा पास होने नहीं देंगे, उसको थोड़ा 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 पास होने लगेंगे। तो स्लिट का मतलब बेसिकली क्या है? एनीथिंग विच हैज़ वेरी स्मॉल गैप्स, इसमें छोटे छोटे गैप होते हैं। तो देखो बाजू में एक वुडन का डब्बा है, उसमें एक छोटा सा होल कर दिया कि उस पर्पल कलर के रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से जितनी भी रेडिएशंस निकल रहे हैं वो सीधा एकदम उस होल से निकलते हुए बोलो कहाँ आ जाए? बाहर, बराबर। उन रेडिएशंस के ऊपर और नीचे चेक करो, एक पॉजिटिव प्लेट लगाई गई है और उन रेडिएशंस के नीचे क्या लगाई गई है? नेगेटिव। अगर वो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट नहीं होती ना, वो रेडिएशंस बड़े प्यार से सीधा 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 चले जाते हैं। अब क्योंकि वहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट है और वहाँ पे बोलो कौन सी प्लेट है? नेगेटिव। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक रिपल ईच अदर। तो जैसे वो रेडिएशंस देखते हैं कि अरे वाह यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट है, तो उस रेडिएशंस के ग्रुप में पहले तीनों रेडिएशन एकदम साथ साथ आ रहे थे,
जैसे अभी जो ये सनलाइट तुम देख रहे हो, इस सनलाइट को वाइट कलर बोला जाता है, वाइट लाइट कहा जाता है। लेकिन अगर बारिश हो जाती है तो देखना इसी सनलाइट के 7 कलर्स निकल के आ जाते हैं। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, रेनबो। 10th क्लास में आप पढ़ोगे। अगर बिना बारिश के रेनबो देखनी है तो इस सनलाइट को प्रिज्म नामक एक चीज़ से पास करो, रेनबो के कलर्स दिख जाते हैं। यानी कि जब ये 7 कलर मिक्स हैं तब ये कौन सा कलर बन जाता है, वाइट। और जब इन 7 कलर को अलग कर दो तो वाइट से कन्वर्ट होकर सबके अपने अपने कलर्स दिखने लगते हैं। तो उस पर्टिकुलर पर्पल कलर के रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से रेडिएशन बड़े खुशी खुशी मिलकर बाहर आ रहे थे। अगर वहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट नहीं होती तो वो खुशी खुशी आगे जाते भी रहते, बट उन्हें रास्ते में बोलो क्या मिल गई है, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट ने बोलो क्या किया, बताओ, उनको लालच दिया। तो उनमें से उन रेडिएशंस के ग्रुप में जो निगेटिव रेडिएशन होगा, बोलो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। तो देखो एक येलो कलर का रेडिएशन ऊपर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ना, पॉजिटिव की तरफ गया है, ऊपर से गया है, ऊपर की तरफ गया है, ऊपर पॉजिटिव है ना। तो येलो कलर का रेडिएशन क्योंकि ऊपर का तरफ गया है तो इसका मतलब ज़रूर वो रेडिएशन खुद क्या रहा होगा, नेगेटिव। और नेगेटिव रेडिएशंस को क्या नाम दिया गया, बीटा। भाई फिर दूसरे ने देखा, अरे जब नेगेटिव रेडिएशन जा सकता है तो मैं क्यों नहीं जा सकता। तो उन्हीं रेडिएशंस के ग्रुप में कोई पॉजिटिव रेडिएशंस भी होंगे। उन्होंने खुद को देखो कहाँ पे, जैसे देखो ग्रीन कलर का रेडिएशन, उन्होंने खुद को नीचे की तरफ लेगा। नीचे क्यों, नेगेटिव। अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, मतलब वो खुद बोलो कैसा होगा, और ऐसे पॉजिटिव रेडिएशंस को क्या नाम दिया, और कुछ रेडिएशन से जो बेचारे ना ऊपर गए ना नीचे गए, वो सीधे चलेगा। इसका मतलब ना वो पॉजिटिव है ना वो न्यूट्रल है, और उनको क्या नाम दिया, इस तरीके से पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड देने से कौन सा रेडिएशन किस तरफ डेविएट हो रहा है, इससे बताया लगाया गया कि वहाँ पे टोटल कितने टाइप के रेडिएशन एग्जिस्ट करते हैं, 3, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। पॉजिटिव इज नेम्ड एज अल्फा, negative is named as beta and neutral is named as gamma। और बाद में हम पिछली क्लास में ऑलरेडी इन सब की देखो नेक्स्ट पेज में प्रॉपर्टीज अल्फा बीटा गामा की कंपैरेटिव प्रॉपर्टीज चार्ट में पढ़ चुके हैं कि भाई अल्फा किस पार्टिकल से बना है, बीटा किस पार्टिकल से बना है और गामा किस पार्टिकल से बना है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो दूसरा पार्ट था, पहला पार्ट क्या था, आर्टिफिशियल कलर्स वगैरह, वो अपना हो गया। इस चैप्टर का जो दूसरा पार्ट था कौन सा, रेडिएशंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये भी हो गया। अब इस चैप्टर के तीसरे पार्ट में आते हैं, यानी कि इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने चैप्टर को उल्टा पढ़ना शुरू किया। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में ये आपको उन सब्सटेंसेस के बारे में बताएगा जिन सब्सटेंसेस को आप अपनी डे टू डे लाइफ में डेली इस्तेमाल करते हो। जैसे कि थोड़ा सा अपन एक बार ऊपर से टॉपिक को देख लेते हैं क्या क्या बता रहा है। सबसे पहला सब्सटेंस जो इसने पेज नंबर 151 में उठाया है वो है टेबल सॉल्ट, यानी कि नमक। नमक को खाने में इस्तेमाल किया जाता है, नमक को इस्तेमाल किया जाता है अदर केमिकल्स बनाने में, नमक का इस्तेमाल किया जाता है कागज़ बनाने में। नमक की बहुत एप्लीकेशंस हैं। तो हमारी डे टू डे लाइफ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो कौन है, नमक। तो एक केमिकल जो इसने लिया वो कौन सा लिया, बोलो, नमक। उसके बाद दूसरा केमिकल पेज नंबर 152 में लिया गया है, उसको मार्क कर लो, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि बोलो कौन, बेकिंग सोडा। इडली पफी बनानी है, बेकिंग सोडा। केक बनाना है, बेकिंग सोडा का ही भाई बेकिंग पाउडर है ना। और घर की वो ड्रेनेज को क्लीन करना है, बेकिंग सोडा वहाँ भी इस्तेमाल किया जाता है, बराबर। तो बेकिंग सोडा के बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। तो देखो बेकिंग सोडा का नाम आया। फिर बेकिंग सोडा के बाद तीसरा नाम उसने लिया है ब्लीचिंग पाउडर। वाइट कलर का पाउडर आता है, जैसे ही आप वाइट कलर के पाउडर को किसी गीली जगह पे डालोगे, जैसे फर्श को गीला कर दिया, ठीक है, नॉट टाइल्स, फर्श की बात कर रही हूँ, सीमेंट वाले फर्श की बात कर रही हूँ, उसमें आपने पानी डाला, ऊपर से ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया,
एकदम खतरनाक सी स्मेल निकलती है, कई लोग तो सहन भी नहीं कर पाते हैं, गंदी सी। वो स्मेल होती है क्लोरीन गैस की। स्विमिंग पूल को साफ़ करने के काम आता है। पानी की टंकियों को अगर साफ़ करना है तो ब्लीचिंग पाउडर का पैकेट लो, पानी की टंकी में डाल दो, साफ़ हो जाएगी पानी की टंकी। क्यों? क्योंकि ये डिसइंफेक्टेंट है। डिसइंफेक्टेंट मतलब ऐसा डेटॉल क्या बोलते हैं, जम्स 99.99% जम्स को मारे, तो वैसे ये जम्स मारता है। फिर टीवी में एक ऐड देखा होगा, ब्लीचिंग, चेहरे का ब्लीच, चेहरे को ब्लीच करते हैं, कपड़ों को ब्लीच करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और है, ये कलर को हल्का करता है। तुम डार्क काले कलर में ब्लीचिंग पाउडर डाल दो, फीका हो जाएगा। चेहरे को ब्लीच करो, चेहरा पूरा ऐसे दिखाते हैं टीवी में, क्या गोरा गोरा हो गया। तो वो गोरा गोरा क्यों होता है? क्योंकि हमारी ऊपर की स्किन की लेयर को ये क्या करता है, निकाल देता है, साफ़ नहीं करता, निकाल ही देता है। तो ये ब्लीचिंग का एक दिया है अपनी डे टू डे लाइफ में। और चौथा इन्होंने दिया है, बोलो कौन? वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा का भाई वॉशिंग सोडा। ये किस पर्पज़ के लिए काम आता है? कपड़े धोने के लिए। वॉशिंग से ही नाम समझ में आ रहा है, मतलब ये कौन है आपका? वॉशिंग पाउडर। ठीक है। फिर वॉशिंग सोडा कैसे बनता है ये बताया गया है। वॉशिंग सोडा कैसे दिखता है ये बताया गया है। और फिर और तुम्हारी बुक में ज़्यादा नहीं बोला, उसने बस 4-5 केमिकल के और नाम बता दिए फॉर्मूले के साथ, और कुछ नहीं बोलता है उसने। और 5वीं चीज़ में उसने बस ऊपर ऊपर से किसके बारे में जानकारी दे दी? सोप। ना सोप का कोई फॉर्मूला दिया, ना सोप की कोई रिएक्शन दी, क्योंकि सोप के बारे में डिटेल आपको कौन सी क्लास में मिलेगी? 10th क्लास में। तो ये टोटल हमें हमारे सिलेबस में कितने फॉर्मूलेस को डिटेल में पढ़ना है? 4। पहला टेबल सॉल्ट NaCl, दूसरा बेकिंग सोडा, तीसरा ब्लीचिंग पाउडर, और चौथा जिसे हमें बस ऊपर ऊपर से पढ़ना है, उसकी डिटेल हमें 10th क्लास में मिलेगी, वो कौन है? सोप। और जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ उनके फॉर्मूलेज याद रखने हैं, वो कौन कौन है? ये देखो, पेज नंबर 154 की स्टार्टिंग में आ जाओ। एलम, एलम का फॉर्मूला याद रखना है, K2SO4। पॉइंट या डॉट नहीं बोलते हैं, जो लोग ऐसा बोलते हैं उन्हें अनपढ़ माना जाता है। ठीक है, मतलब उन्हें केमिस्ट्री का कोई ज्ञान नहीं है। इसे कैसे रीड करोगे? K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 3 और फिर 24H2O। मतलब डॉट या पॉइंट आपको बोलना ही नहीं है। नेक्स्ट बोलो कौन आएगा? बोरेक्स। बोरेक्स का फॉर्मूला क्या है? Na2B4O7 10H2O। एप्सम सॉल्ट, उसका क्या है? MgSO4 7H2O। बेरियम क्लोराइड BaCl2 2H2O। सोडियम सल्फेट का ही देखो एक दूसरा नाम है ग्लोबर सॉल्ट, और इसका फॉर्मूला क्या है? Na2SO4 10H2O। ठीक है, तो ये सारे सॉल्ट्स के बारे में ऊपर ऊपर से हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। तो कल से हम लोगों का जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो क्या होगा बताओ? NaCl। और NaCl के साथ कल हम लोग पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर। वॉशिंग सोडा या बेकिंग सोडा दोनों एक दूसरे के भाई भाई हैं, तो दोनों को साथ में पढ़ेंगे। तो कल का टॉपिक क्या रहेगा? NaCl, और दूसरा बोलो कौन सा? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, एक बार रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रीड कर लो, उसमें कोई डाउट है तो पहले